Good evening, dear students. Today we will discuss about magnetizing curve first, and then BH loop and hysteresis loss. ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैग्नेटाइजिंग कर्व, जिसको चुंबकायन वक्र कहते हैं, इसे BH कर्व भी कहते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड BH curve because this is a curve between magnetizing force H and magnetic flux density B. That is why this curve is called BH curve. तो मैग्नेटाइजिंग कर्व या BH कर्व बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि इस कर्व को देख करके हम मैग्नेटिक मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। We select the magnetic material on the basis of it's a BH curve, on the basis of magnetizing curve. तो ये क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। मैग्नेटाइजिंग कर्व, जिसको हम BH कर्व भी कहते हैं, ये H, दिस इज H, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं। चुंबकायन बल जो इंडिपेंडेंट राशि है, ये एक्स एक्सिस पे ये वेरिएबल है, इसको हम वेरी करते हैं। वी चेंज दी वैल्यू ऑफ एच एंड वी ट्राई टू सी हाउ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी डिपेंड्स ऑन एच। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो बी का मान एच पर किस प्रकार से निर्भर करता है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच, इस पे बी का मान किस प्रकार से निर्भर करता है। यानी एच का मान वेरी करें तो बी का मान कैसे वेरी करेगा, एच का मान चेंज करें तो बी का मान कैसे चेंज होगा। इसको प्रदर्शित करने वाला वक्र मैग्नेटाइजिंग वक्र या चुंबकायन वक्र कहलाता है। दिस इज अ कर्व विच शोज variation of magnetic flux density B with respect to variation of magnetizing force H. How magnetic flux density B varies on variation of magnetizing force H. H के मान में परिवर्तन करने से B का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है, इसको प्रदर्शित करने वाला वक्र BH वक्र या मैग्नेटाइजिंग कर्व कहलाता है। ये विभिन्न पदार्थों के लिए इसका जो शेप है अलग होता है। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर देखिए, एयर के लिए मैग्नेटाइजिंग कर्व या BH कर्व ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन। आयरन के लिए मैग्नेटाइजिंग कर्व देखिए ऐसा आता है। स्टील के लिए मैग्नेटाइजिंग कर्व ऐसा आता है। सो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, इट्स अ शेप इज़ डिफरेंट। इसको कैसे ड्रा करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं मैग्नेटाइजिंग कर्व या BH कर्व को, इसके लिए हम ये सर्किट डायग्राम देखिए, दिस सर्किट डायग्राम। एक कोर होता है मैग्नेटिक मटेरियल कोर, जिसको मैग्नेटाइज करना है। उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर या एल्युमिनियम का ये तार लपेट देते हैं। वी वाउंड एल्युमिनियम और कॉपर वायर विच इज़ इंसुलेटेड। इंसुलेटेड इसलिए होता है कि इसमें वोल्टेज देंगे, करंट बहेगी तो उसका संपर्क इससे ना हो जाए, इसलिए इसके ऊपर इंसुलेशन लगा देते हैं। उसके बाद इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं। डीसी नहीं लगाएंगे, अगर एसी लगाएंगे तो उसका मान चेंज होता रहेगा, तो ये कर्व ड्रा करने में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए डीसी वोल्टेज लगाएंगे। वी अप्लाई अ डीसी वोल्टेज प्लस माइनस ऐसे। इसके सीरीज में एक रियोस्टेट लगा दिया गया है, RH। रियोस्टेट क्यों लगाया गया है? रियोस्टेट इसलिए लगाया गया है कि हम इसकी मदद से इसमें बहने वाली करंट के मान को चेंज करेंगे। वी आर ट्राइंग टू चेंज दी वैल्यू ऑफ दिस करंट I विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल और वाइंडिंग। इसका मान I का मान क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमको H का मान चेंज करना है। वी हैव टू चेंज दी वैल्यू ऑफ H का मान कैसे चेंज होता है? देखिए, H जो होता है इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटाइजिंग फोर्स H इज़ गिवन बाई NI/L। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ये है n।
आई क्या है, इसमें बहने वाली करंट का मान है। एल क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो प्रोड्यूस होगी, तो वो अपना जो पाथ कंप्लीट करेगा, इट कंप्लीट्स इट्स अ पाथ। तो ये यल जो है, ये है लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। यल क्या है, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। तो इसमें दो राशियाँ कांस्टेंट हैं, जैसे कि एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, दिस इज कांस्टेंट, ये हम चेंज नहीं करने जा रहे हैं। लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ इज आल्सो कांस्टेंट, जो भी सर्किट होगा मैग्नेटिक सर्किट, उसका जो लंबाई होगी वो कांस्टेंट है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो यदि हम एच का मान बढ़ाना घटाना चाहें तो हमारे पास कौन सी राशि है, आई। सो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर इस कुंडली में बहने वाली करंट के मान को हम बढ़ाएं तो एच का मान चेंज होगा। इफ़ आई इज मोर, एच इज मोर, इफ़ आई इज लेस, एच इज लेस। तो आई के मान को कम ज़्यादा करना है, इसीलिए लगाया गया है रियोस्टैट। वी कांस्टेंट है, लेकिन आर एच कम ज़्यादा करेंगे तो आई का मान कम ज़्यादा होगा। कैसे, यहाँ से आई जो होगा इस सर्किट में वो होगा वी अप्लाइड वोल्टेज अपान ये रियोस्टैट जो है उसका मान, प्लस मान लीजिए कॉइल का रेजिस्टेंस है सपोज आर, इसका रेजिस्टेंस जो भी है आर कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, अप्लाइड वोल्टेज इज आल्सो कांस्टेंट, सो आर एच इज़ नॉट कांस्टेंट। रियोस्टैट का मान जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो आर एच के मान को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगी, आर एच के मान को घटाएंगे तो करंट बढ़ेगी। सो वी हैव कंट्रोल ओवर दिस करंट, इस करंट के ऊपर हमारा नियंत्रण हो गया। कैसे, आर एच को बढ़ा के करंट को कम कर लेंगे, आर एच को घटा के करंट को बढ़ा लेंगे। सो वी हैव दिस कंट्रोल। तो इसीलिए आर एच लगाया गया है। तो आर एच हमको करंट बढ़ाना है, आर एच को घटाएंगे, हमको करंट घटाना है, आर एच को बढ़ाएंगे। सो इस तरीके से हम एच के मान को चेंज करेंगे। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड आई डिपेंड्स ऑन आर एच। तो आई का मान कैसे चेंज करेंगे, आर एच के मान को चेंज करके। इस प्रकार से हम एच का मान चेंज करेंगे। प्रारंभ में जब इसमें करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है, जीरो है, तो कोई चुंबकत्व तो नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभ में देखिए क्या होता है पदार्थ के अंदर, ऐसा होता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चुंबकत्व तो उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मैग्नेटिक डोमेन्स। देखिए मैग्नेटिक डोमेन्स ये हैं इसमें पदार्थ में, ये पदार्थ में मैग्नेटिक डोमेन्स हैं। इनकी दिशा देखिए रैंडम, अनियमित है, अनियमित। ये ब्लू कलर वाला साउथ है, रेड कलर वाला भाग जो है वो नॉर्थ है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस ब्लू कलर इज साउथ। अभी रैंडम है, इनका कोई फिक्स दिशा नहीं है, इसलिए नेट मैग्नेटिज्म यहाँ पे जो है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो है। तो ये अभी इसमें चुंबकत्व तो नहीं है जब तक आई का मान जीरो है। अब जैसे ही आप आई का मान बढ़ाएंगे, इसको ऑन करेंगे, आर एच को मैक्सिमम वैल्यू पर रखेंगे, तो आई का मान धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। आई का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच का मान बढ़ेगा। एच का मान बढ़ेगा तो इसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, जिनको चुंबकीय अणु या चुंबकीय परमाणु बोलते हैं, जो चुंबकत्व के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये एक दिशा में धीरे धीरे होने लगते हैं। दे स्टार्ट अलाइनिंग इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में होने लगते हैं। जैसे कि सभी का साउथ इस दिशा में और सभी का नॉर्थ देखिए इस दिशा में होने लगता है। ब्लू कलर वाला भाग इधर साउथ, रेड कलर वाला भाग इधर नॉर्थ, ये इस तरह से होने लगते हैं सभी। तो एक दिशा में होने लगते हैं तो चुंबकत्व उत्पन्न होने लगता है। और जब सभी एक दिशा में हो जाते हैं चुंबकीय परमाणु या मैग्नेटिक डोमेन, तो उसमें चुंबकत्व उस समय मैक्सिमम होता है। तो इसको कहते हैं चुंबकायन। तो ये चुंबकायन वक्र है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग कर्व। इट शोज हाउ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंजेस व्हेन वी चेंज दी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो देखिए इसको बढ़ाएंगे हम, एच का मान कैसे बढ़ाएंगे, आई का मान बढ़ाएंगे धीरे धीरे। आई का मान कैसे बढ़ेगा, आर एच के मान को धीरे धीरे कम करेंगे। आर एच कम हुआ, आई ज़्यादा हुआ, आई ज़्यादा हुआ तो एच ज़्यादा होगा, एच बढ़ेगा। एच जैसे जैसे बढ़ेगा, देखिए अभी एच इतना है तो चुंबकत्व तो इतना पैदा हुआ, इतना। एयर में देखिए चुंबकत्व तो कम उत्पन्न होता है, देखिए एयर का चुंबकत्व तो एयर में कम क्यों होता है, क्योंकि एयर में मैग्नेटिक डोमेन जो हैं ये, इनकी संख्या भी कम होती है और ये एक दिशा में आसानी से नहीं हो पाते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अलाइन देम इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में करना बहुत मुश्किल होता है। आयरन देखिए,
उतना ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मान लीजिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना है 1000 एम्पियर टर्न पर मीटर। देखिए उतने मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे लगाने पे आयरन में ज़्यादा चुंबकत्व उत्पन्न हुआ। इतना एयर में कम चुंबकत्व उत्पन्न हुआ, आयरन में ज़्यादा चुंबकत्व उत्पन्न हुआ उतना ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे। और स्टील में देखिए और भी ज़्यादा उत्पन्न हुआ, इतना उत्पन्न हुआ स्टील में। तो ये उतने ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने से एयर में कम, आयरन में और ज़्यादा और स्टील में और ज़्यादा। तो इसलिए कौन सा पदार्थ चुंबकत्व तो आसानी से हो रहा है? स्टील, क्योंकि इसमें समान मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे ज़्यादा चुंबकत्व तो उत्पन्न हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मोर। 2000 किया हमने बढ़ा के एम्पियर टर्न पर मीटर। इसका मात्रक होता है एच का मात्रक एम्पियर टर्न पर मीटर। 2000 किया, देखिए इसमें इतना चुंबकत्व उत्पन्न हुआ, कम है। आयरन में इतना ज़्यादा, स्टील में और ज़्यादा, देयर इज़ मोर। और ज़्यादा किया मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मान, तो एयर में देखिए चुंबकत्व तो इतना, आयरन में इतना, स्टील में इतना। इस तरह से जैसे जैसे आप एच का मान बढ़ाते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि चुंबकत्व बढ़ रहा है। एयर में तो लीनियरली बढ़ता है, देयर इज़ लीनियर, इट इज़ लीनियर कर्व, दिस कर्व इज़ लीनियर। इसमें सेचुरेशन नहीं होता है एयर में, बिकॉज हम उतना मैग्नेटाइजिंग फोर्स जनरली लगा नहीं पाते हैं कि इसमें सेचुरेशन हो, यानी मैग्नेटिक डोमेन सभी एक दिशा में हो पाएँ। इतना मैग्नेटाइजिंग फोर्स जनरली हम लगाते नहीं हैं। बट आयरन में देखिए, आयरन में मैग्नेटिक सेचुरेशन हो गया। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक सेचुरेशन आफ्टर दिस पॉइंट। यहाँ पे देखिए इसके बाद आयरन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स 3000 से 4000 कर दिया, 5000 कर दिया, 6000 कर दिया, 7000 कर दिया, 8000, 9000, 10000। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है 0.6 आके 0.6 वहीं पे कांस्टेंट हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके मैग्नेटिक डोमेन जो हैं, ये जिनकी बात अभी हम कर रहे थे, चुंबकीय परमाणु या चुंबकीय अणु, वो एक दिशा में हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज दीज मैग्नेटिक डोमेन्स आर ऑलरेडी अलाइंड इन वन डायरेक्शन एट 3000 पे सब एक दिशा में हो चुके हैं। इससे ज़्यादा लगाने से कोई और ज़्यादा चुंबकत्व उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सभी चुंबकीय परमाणु एक दिशा में हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा चुंबकत्व इसमें उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन। इसलिए इसका उपयोग, हम इस पदार्थ का उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ चुंबकायन बल इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा होने से एनर्जी का लॉस होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे। अब देखिए इसमें स्टील में देखिए मैग्नेटिक सेचुरेशन आता है और देर में। मैग्नेटिक सेचुरेशन जब आता है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखिए इतना है, इतना अप्रॉक्सीमेटली 1.5। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा उत्पन्न हुई है, तब सेचुरेशन आया है। यहाँ पे सेचुरेशन है, इसमें भी आ गया है। अब इससे ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाएंगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान नहीं बढ़ेगा, इट इज़ कांस्टेंट बिकॉज देयर इज़ मैग्नेटिक सेचुरेशन। मैग्नेटिक सेचुरेशन का मतलब है सभी जो परमाणु हैं या सभी जो डोमेन हैं वो एक दिशा में हो चुके हैं, ऑलरेडी एक दिशा में हो गए हैं। और ज़्यादा बल लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि और ज़्यादा बल लगाने से मैग्नेटिक डोमेन्स इससे ज़्यादा अलाइन नहीं होंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक सेचुरेशन। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पे हम हायर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चाहिए। तो देखिए एयर की तुलना में आयरन बेहतर चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि उतना ही चुंबकायन बल लगाने पे इसमें ज़्यादा चुंबकत्व उत्पन्न होता है। स्टील उससे भी ज़्यादा चुंबकीय पदार्थ, अच्छा चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि उतना ही चुंबकायन बल लगाने से इसमें और ज़्यादा चुंबकत्व उत्पन्न होता है। और भी अच्छे मटेरियल आते हैं, फॉर एग्जांपल CRGO स्टील, CRGO स्टील। ये जो CRGO स्टील होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, इसमें मैग्नेटिक सेचुरेशन और भी देर में आता है। सो इट इज़ बेटर चॉइस, इट इज़ इवन बेटर मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग कर्व। ये कर्व हेल्प करता है मैग्नेटिक मटेरियल के सिलेक्शन में। इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। It shows how magnetic flux density increases on increment of magnetizing force H. नेक्स्ट है BH लूप। अभी हम BH कर्व की बात कर रहे थे, अब उससे ही बना है BH लूप। देखिए इसमें क्या है, हमने
यहाँ मैग्नेटाइज करेंगे और डीमैग्नेटाइज भी करेंगे इसको। पदार्थ है ये, सपोज ये है रिंग है, दिस इज अ रिंग। एक मटेरियल है, आइदर इट इज़ आयरन और स्टील। किसी चुंबकीय पदार्थ का ये मटेरियल है, आइदर इट इज़ आयरन और इट इज़ स्टील। मैग्नेटिक मटेरियल है ये। इसके ऊपर हमने इंसुलेटेड ये वाइंडिंग लपेटा है, इट इज़ इंसुलेटेड। इसमें उसी तरह से जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम करंट बढ़ाएंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ेगा, फिर घटाएंगे, फिर रिवर्स करेंगे, ये सब करेंगे तो एक लूप बनता है जिसको हम कहते हैं BH लूप। तो ये लूप कैसे प्राप्त करते हैं देखिए, उसके लिए ये सर्किट डायग्राम बनाया गया है। दिस पॉइंट इज सपोज 1, ये टर्मिनल 1 है। दिस पॉइंट इज सपोज 2, दिस पॉइंट इज सपोज A, दिस पॉइंट इज सपोज B, ऐसे है, मार्क कर लीजिए। अब ये रियोस्टेट सीरीज में क्यों लगाया गया है? अगेन वी वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था मैग्नेटाइजिंग फोर्स H जो होता है वो होता है NI/L। N इज कांस्टेंट। इसमें मान लीजिए कोई फेरे हैं, सपोज N नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इंसुलेटेड वायर लपेटा है कॉपर का या एल्युमिनियम का। कॉपर या एल्युमिनियम का वायर क्यों लगाएंगे? क्योंकि उसमें करंट प्रोवाइड करना है तो इजीली करंट फ्लो करेगी, कॉपर या एल्युमिनियम का होगा तो। L क्या है? यहाँ से जो फ्लक्स पैदा होगा ये इसका अपना मार्ग होगा, इट कम्प्लीट्स इट्स पाथ विद इन दिस मटीरियल, दिस लेंथ इज L। N कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स H जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मान बढ़ाएंगे H बढ़ेगा, I का मान घटाएंगे H घटेगा। I कैसे कम ज़्यादा करेंगे? वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले, हेयर I इक्वल टू दिस सपोज अप्लाइड वोल्टेज V अपान ये रियोस्टेट है, इसका मान सपोज RH है, प्लस इस कॉइल का रजिस्टेंस है सपोज R, तो वहाँ R लगा दीजिए, R फिक्स है, कांस्टेंट है। अप्लाइड वोल्टेज V जो है वो भी कांस्टेंट है, तो I जो है वो डिपेंड करेगा RH पे। इफ़ RH इज मोर देन I इज लेस, एंड इफ RH इज लेस देन I इज मोर। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, विपरीत रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। हाँ, क्या करेंगे इस बार सबसे पहले A वाला सिरा इसको 2 से जोड़ देंगे और B वाला सिरा 1 से जोड़ देंगे, बैटरी ऑन कर देंगे, यहाँ पे इसको स्विच ऑन कर देंगे, इस प्लस माइनस सप्लाई, करंट जाएगी इधर से करंट जाएगी ऐसे, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की दिशा है, यहाँ से जाएगी ऐसे, इधर से, फिर इधर से, ये इस तरह से, फिर यहाँ से आएगी, इस प्रकार से ऐसे करंट का प्रवाह होगा। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का प्रवाह होगा तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स H उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा अभी हम बता रहे थे, इट इज़ NI/L। अब प्रारंभ में जब H का मान 0 है तो उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B 0 होगी। शुरुआत में देयर इज़ नो मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल, इसमें कोई पदार्थ में चुंबकत्व तो नहीं है। अभी H का मान हम स्लोली बढ़ाएंगे। H का मान कैसे बढ़ाएंगे? जैसे अभी थोड़ी देर पहले बढ़ा रहे थे, I का मान बढ़ाएंगे, H का मान बढ़ेगा। I का मान कैसे बढ़ाएंगे? I का मान बढ़ाने के लिए RH के मान को कम करेंगे, RH स्लोली कम करेंगे, H का मान बढ़ेगा। H का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे B का मान बढ़ेगा। दिस एक्सिस इज B एंड दिस एक्सिस इज H। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H है ये, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। H को बढ़ा रहे हैं, B का मान ऐसे ऐसे बढ़ेगा, देखिए बढ़ रहा है। ये चुंबकीय पदार्थ है, कोई आयरन या स्टील है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था H का मान शुरुआत में लीनियरली बढ़ता है। इनिशियली H का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे B का मान जो है वो लीनियरली बढ़ता है, इट इज़ लीनियरली। बाद में B का मान स्लो हो जाता है, उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है। बाद में जो होता है वो होता है B प्रोपोर्शनल टू H स्क्वायर हो जाता है। प्रारंभ में B प्रोपोर्शनल टू होता है H, बाद में यहाँ पे लगभग इस बिंदु पे B प्रोपोर्शनल टू H स्क्वायर हो जाता है। यानी ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने से चुंबकत्व उत्पन्न होता है, कम होने लगता है।
क्योंकि मैग्नेटिक डोमेन जब एक दिशा में लगभग होने लगते हैं तो उसको और चुंबकत्व उत्पन्न कराना मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पे लगभग कांस्टेंट होने लगा, यहाँ पे लगभग कांस्टेंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस बिंदु पे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, इसके मान में अब कोई ख़ास वृद्धि नहीं हो रही है। अगर इसके बाद मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाएंगे तो इसका मान ऐसे बढ़ेगा, B का मान, इट इज़ कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट, B कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब देखिए प्रारंभ में क्या था, ये मैग्नेटिक डोमेन्स हैं इस पदार्थ में मैग्नेटिक डोमेन्स हैं। इनका जो एरो वाला हेड है, दिस इज नॉर्थ एंड टेल इज साउथ। तो अभी देखिए अनियमित है, प्रारंभ में अनियमित दिशा में है। जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते गए हम, वैसे वैसे एक दिशा में होते गए। इस बिंदु पे, ए बिंदु पे सभी मैग्नेटिक डोमेन्स एक दिशा में हो चुके हैं, सभी चुंबकीय परमाणु एक दिशा में हो चुके हैं, सभी का साउथ इधर हो गया है, नॉर्थ इधर हो गया है, सभी का। अब इससे ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाने से इसमें और चुंबकत्व उत्पन्न नहीं होगा। इस बिंदु को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सैचुरेशन। इससे ज़्यादा आप इसमें चुंबकत्व उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मैग्नेटिक सैचुरेशन का ये मतलब है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस पॉइंट, दिस इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो इस पदार्थ को यूज करने, जहाँ भी यूज़ करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस बिंदु से आगे चुंबकायन बल ना जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा चुंबकायन बल जाने से चुंबकत्व तो और नहीं बढ़ेगा। तो इससे ज़्यादा चुंबकायन बल लगाने का मतलब है आप एनर्जी लॉस कर रहे हैं, एनर्जी वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जो लगाएंगे इससे ज़्यादा वो वेस्ट होगा। इसलिए इस पदार्थ को यूज करेंगे इस बिंदु से पहले, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को घटाना शुरू करेंगे। कैसे घटाएंगे, देखिए उसका प्रोसेस क्या है। I का मान बढ़ा रहे थे तो H का मान बढ़ रहा था, I का मान अब घटाएंगे तो H का मान भी घटेगा, सिंपल। तो I का मान कैसे घटाना है, RH के मान को बढ़ाएंगे, रियोस्टैट को थोड़ा स्लोली बढ़ाएंगे, I का मान घटेगा, I का मान घटेगा तो H का मान भी घटेगा। H का मान जब इधर को घटेगा तो देखिए कर्व जिस पाथ से जा रहा था मैग्नेटाइज होते समय उस पाथ से नहीं लौटेगा, इधर से लौट रहा है। ये H घटा रहे हैं, B घट रहा है, पहले जैसे बढ़ाते समय हुआ था वैसा नहीं। H घटा रहे हैं, H देखिए यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, B इज डिक्रीजिंग, H डिक्रीज हो रहा है, B डिक्रीज हो रहा है। H को और कम किया, B और कम हो गया, H को और कम किया, B और कम हो गया, H को और कम किया, B और कम, H को घटा करके 0 कर दिया तो B का मान 0 नहीं हुआ, इतना बच गया, इतना चुंबकत्व पदार्थ में बच गया। H का मान देखिए यहाँ 0 है इस बिंदु पर। सपोज ये बिंदु है O बिंदु पे H का मान 0 है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B जो है उसका मान 0 नहीं है। B का मान कितना है, इतना है B का मान, यहाँ से यहाँ तक ये है B का मान। इस B को कहते हैं BR मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं इसको। ये अवशिष्ट चुंबकत्व बचा हुआ चुंबकत्व है। किसी भी चुंबकीय पदार्थ को मैग्नेटाइज करने के बाद जब उसको हम चुंबकायन बल पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं तो उसके बाद भी जितना चुंबकत्व बचा रह जाता है, इतना बचा रह गया, उसको कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। So residual magnetism is defined as the magnetism which remains in the material after removing magnetizing force completely। चुंबकायन बल को पूरी तरह से हटा लेने के बाद भी पदार्थ में जितना चुंबकत्व कितना बचा है OB, जितना चुंबकत्व पदार्थ में बचा रह जाता है उस चुंबकत्व को अवशिष्ट चुंबकत्व या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का मान जितना अधिक होगा, पदार्थ में
स्थायी चुंबक होने का गुण उतना अधिक होगा। और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का मान जितना कम होगा पदार्थ में, स्थायी चुंबक होने का गुण उतना ही कम होगा, चुंबकत्व को धारण करने का गुण उतना ही कम होगा। सो इट इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू रिटेन मैग्नेटिज्म। इस गुण को कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या है? रिटेंटिविटी का मतलब है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू रिटेन मैग्नेटिज्म, टू मेंटेन मैग्नेटिज्म, टू कीप मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स कंप्लीटली। चुंबकायन बल को हटा लेने के बाद भी चुंबकत्व को धारण करने का गुण, उसको रिटेंटिविटी कहते हैं। रिटेंटिविटी इज मोर इफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज मोर। अवशिष्ट चुंबकत्व का मान यदि अधिक होगा तो रिटेंटिविटी जो होगी वो भी अधिक होगी। सो रिटेंटिविटी बेसिकली is the property of residual by which a material maintains residual magnetism. If residual magnetism is more, retentivity is more. If residual magnetism is less, retentivity is less. तो retentivity residual magnetism को प्रदर्शित करती है। अब इतना चुंबकत्व जो बचा रह गया ये को भी, इसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं और इस गुण को कहते हैं रिटेंटिविटी। अब इसको समाप्त करना है, वी हैव टू वाइप आउट, वी हैव टू रिमूव दिस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब इसके लिए क्या करेंगे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स को लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टा दिशा में लगाएंगे। उल्टा दिशा में लगाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक डोमेन जो एक दिशा में हुए हैं ये उल्टा होने लगते हैं। फिर अपोजिट डायरेक्शन में इन पर बल लगता है। परमाणु के अंदर अगर आप जाएं तो इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है जिसकी वजह से चुंबकत्व उत्पन्न होता है वो स्पिन चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन स्पिन की। तो इसको कैसे अपोजिट करते हैं? मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अपोजिट करने के लिए करंट की डायरेक्शन को, इसमें जो करंट बह रही है इस कॉइल में, जो कि इस पे पदार्थ पे लपेटी है, इंसुलेटेड कॉइल है, इसकी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। कैसे रिवर्स करेंगे? ए को जो 2 से जोड़ा है, ए को जोड़ देंगे 1 से, 1 से। बी को जो अभी 1 से जोड़ा है उसको जोड़ देंगे 2 से, ऐसे इंटरचेंज कर देंगे। तो ये जो करंट जा रही थी अभी इधर, इस कॉइल की करंट उसकी डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी। इधर करंट आएगी इधर को, ये इधर जा रही है अभी करंट इधर को, ये करंट जो जा रही है इधर को, ये अब इसमें अब उल्टा करंट फ्लो करेगी, अपोजिट। तो यहाँ पे करंट जो होगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन अभी इधर को बहेगी, इधर को करंट इधर उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, पहले से उल्टी डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट होने से क्या होगा, मैग्नेटिक डोमेन्स पे जो फोर्स पहले लग रहा था, साउथ नॉर्थ, पहले नॉर्थ इधर को थे, साउथ इधर को, नॉर्थ इधर थे, साउथ इधर को, अभी इन पे उल्टा फोर्स लगेगा। अभी नॉर्थ इधर को होने का प्रयास करेंगे और साउथ इधर को, क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड उत्पन्न होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं मैग्नेटिक परमाणु हैं, चुंबकीय परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की स्पिन हो रही है उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये पोल जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इन पे उल्टा डायरेक्शन में बल लगेगा, इन पे जो अभी इस दिशा में हो चुके हैं इन पे उल्टा डायरेक्शन में बल लगेगा। तो जो पहले चुंबकत्व तो ये बचा हुआ है, देखिए ये इतना मैग्नेटाइजिंग फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में इतना लगाएंगे OC, तो पहले तो जितना चुंबकत्व तो इसमें बचा रह गया था BR रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, वो पहले ख़त्म होगा धीरे धीरे। देखिए ख़त्म हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ख़त्म होकर यहाँ C पे 0 हो गया, 0। तो इतना चुंबकायन बल खर्च हो गया केवल रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को समाप्त करने में। तो इसको कहते हैं कोएर्सिव फोर्स। दिस इज कॉल्ड कोएर्सिव फोर्स, इसको कोएर्सिव फोर्स कहते हैं।
किसको, OC, जिसको HC कहते हैं, HC, ये है कोएर्सिव फोर्स। इसको हिंदी में निग्रह बल कहते हैं। इट इज़ अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू रिमूव रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ये अवशिष्ट चुंबकत्व को पूर्णतया समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में लगाया गया चुंबकायन बल, ये विपरीत दिशा में लगाया गया, इस दिशा में पहले लगाया था, अभी इस दिशा में इतना चुंबकायन बल लगाया गया विपरीत दिशा में अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए, पूरी तरह समाप्त करने के लिए, उसे कोएर्सिव फोर्स कहते हैं। अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन in order to remove residual magnetism completely is called coercive force। निग्रह बल क्या है? अवशिष्ट चुंबकत्व को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में लगाया गया चुंबकायन बल निग्रह बल कहलाता है। ये OC, ये निग्रह बल है, OC, ये निग्रह बल है। दिस इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड कोएर्सिव फोर्स। और इस गुण को कहते हैं कोएर्सिविटी, इस गुण को। तो कोएर्सिव फोर्स जितना अधिक होगा, चुंबकायन बल उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए, और पदार्थ में चुंबकत्व को धारण करने का गुण उतना अधिक होगा। तो यदि परमानेंट मैग्नेट है तो कोएर्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, यदि सॉफ्ट मैग्नेट है तो कोएर्सिव फोर्स कम होगा, यदि हार्ड मैग्नेट है तो कोएर्सिव फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये है कोएर्सिव फोर्स। ये इतना खर्च हो गया इसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को समाप्त करने में। अब और ज़्यादा बढ़ाएंगे, अगर आप कैसे बढ़ाएंगे, RH को कम करेंगे, I बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो H बढ़ेगा, H बढ़ेगा विपरीत दिशा में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमने विपरीत कर दिया है। पहले जो डायरेक्शन थी अब वो डायरेक्शन नहीं रह गई है, अब वो चेंज हो गई है, अभी वो दिशा चेंज हो गई है करंट की। तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाएंगे, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। और प्रारंभ में हमने बताया B का मान बढ़ेगा, देखिए B का मान बढ़ रहा है, B का मान देखिए B अपोजिट डायरेक्शन में इधर को बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ेगा प्रारंभ में, क्योंकि प्रारंभ में मैग्नेटाइज होता है बहुत तेज़ी से पदार्थ। बाद में लगभग इस बिंदु पे B का मान प्रोपोर्शनल होगा H² के, क्योंकि अब मैग्नेटाइजेशन स्लो हो जाता है। स्लो क्यों हो जाता है? क्योंकि चुंबकीय परमाणु लगभग हो चुके होते हैं एक दिशा में, अब ये बहुत कम ही बचे हैं जो एक दिशा में होने बाकी हैं। और ये F बिंदु पे आकर के, F पॉइंट पे सभी परमाणु एक दिशा में हो चुके हैं। देखिए अब इसके बाद चुंबकायन बल अब और बढ़ा रहे हैं ये इस दिशा में, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B का मान अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इट इज़ कांस्टेंट। इसको कहते हैं सैचुरेशन। जो क्रिया वहाँ हुई थी उस दिशा में, बिल्कुल वही क्रिया यहाँ भी हो रही है। मैग्नेटिक सैचुरेशन हो गया है, सभी के नॉर्थ इस दिशा में हो गए हैं, सभी के साउथ इस दिशा में हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा चुंबकायन बल इस दिशा में लगाने से चुंबकत्व और ज़्यादा उत्पन्न नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा की हानि होगी, इसलिए इस पदार्थ को अब इससे ज़्यादा चुंबकित नहीं किया जा सकता है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। सो दिस मटेरियल शुड बी यूज्ड वेयर मैग्नेटाइजिंग फोर्स मस्ट नॉट एक्सीड दिस पॉइंट, बिकॉज आफ्टर दिस पॉइंट देयर इज़ नो यूज ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। कोई उसका लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर H का मान कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? जैसे अभी कम कर रहे थे, RH को बढ़ाएंगे, RH को बढ़ाएंगे, H का मान कम होगा, H का मान कम होगा तो B का मान देखिए कम हो रहा है। जैसे ये बढ़ाते समय कम बढ़ रहा था वैसे घट नहीं रहा है, घट रहा है इधर से, इट लैग्स विद दी H। यहाँ पे देखिए H का मान, यहाँ पे E बिंदु पे H का मान 0 हो गया, यहाँ 0 कर दिया H।
लेकिन बी का मान 0 नहीं हुआ। जैसे वहाँ बी आर था रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, वैसे इस दिशा में भी इतना चुंबकत्व तो बच गया। इसको माइनस बी आर कहेंगे, माइनस बी आर। इसको माइनस एच सी कहा था। इतना निग्रह बल कोएर्सिव फोर्स लगाया था इसको समाप्त करने के लिए, इसको माइनस बी आर कहेंगे। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो जैसे उस दिशा में चुंबकत्व तो हुआ था वैसे इस दिशा में भी हो रहा है। तो ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है। इसकी डेफिनेशन क्या है? वही है, चुंबकायन बल को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद भी, चुंबकायन बल को 0 कर देने के बाद भी पदार्थ में जितना चुंबकत्व बचा रह जाता है विपरीत दिशा में, उसको कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन अपोजिट डायरेक्शन, ये बी आर। और इस गुण को कहेंगे रिटेंटिविटी। जैसे उधर कहा था वैसे इधर भी। अब इसको भी समाप्त करना है तो क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन, अब एच की डायरेक्शन फिर रिवर्स करेंगे। इधर लगाया था, अब इधर लगाएंगे। कैसे रिवर्स करेंगे? इसको पुनः इधर जोड़ देंगे और इसको पुनः इधर जोड़ देंगे। देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट इन द कॉइल एंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज आल्सो इन अपोजिट। इसके बाद विपरीत दिशा में लगाएंगे तो फिर से एच का मान बढ़ेगा विपरीत दिशा में। तो ये पहले क्या करेगा? बी का मान 0 करेगा यहाँ पे डी पे। तो डी पे 0 हो गया, बी का मान घट के 0 हो गया। तो इतना चुंबकायन बल लगाया हमने बी का मान 0 करने के लिए, तो इसको कहते हैं कोएर्सिव फोर्स। इसको भी कहते हैं, इसको प्लस एच सी कहेंगे। प्लस एच सी क्यों कहेंगे? क्योंकि इधर दिशा में जो चुंबकायन बल लगाया था पहले इधर चुंबकत्व समाप्त करने के लिए, अभी इधर दिशा में लगाया है चुंबकत्व जो बचा है विपरीत दिशा में उसको समाप्त करने के लिए। दिस इज कॉल्ड कोएर्सिव फोर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। So amount of magnetizing force applied in order to remove residual magnetism is called coercive force। निग्रह बल क्या है? अवशिष्ट चुंबकत्व को पूरी तरह समाप्त करने के लिए लगाया गया चुंबकायन बल, विपरीत दिशा में लगाया गया चुंबकायन बल निग्रह बल कहलाता है ये। इसके बाद पुनः जब इसको और बढ़ाएंगे फिर से मैग्नेटाइज होगा, फिर घटाएंगे फिर ऐसे होगा, फिर विपरीत दिशा में लगाएंगे फिर ऐसे होगा। तो ये एक बार मैग्नेटाइज एक दिशा में, डीमैग्नेटाइज, फिर उसके बाद पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज किया, फिर मैग्नेटाइज विपरीत दिशा में, फिर डीमैग्नेटाइज, पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज किया। तो इस तरह से एक लूप बनता है, वी गेट अ लूप। ये एक लूप बना, एक क्लोज्ड पाथ। ये क्लोज्ड पाथ को कहते हैं बी एच लूप या बी एच लूप या हिस्टेरेसिस लूप भी बोलते हैं इसको। दिस इज आल्सो कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप या बी एच लूप कहते हैं। ये क्यों बनता है? इट इज़ बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी लैग्स विथ एच। जैसे जैसे एच बढ़ाया वैसे वैसे बी बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे एच घटाया वैसे वैसे बी नहीं घटा। जैसे बढ़ते समय बढ़ा था बी, घटते समय वैसा नहीं घटा, इट लैग्स, पीछे रह जाता है। इसलिए ये लूप बनता है, इसको कहते हैं बी एच लूप या हिस्टेरेसिस लूप, बी एच लूप। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू लैग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विथ एच। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो जो है वो पश्चगामी रह जाता है चुंबकायन बल से, इस वजह से ये लूप बनता है। इसको कहते हैं बी एच लूप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बी एच लूप। और ये तब बनता है जब पदार्थ में चुंबकायन विचुंबकायन एक दिशा में हो और चुंबकायन विचुंबकायन विपरीत दिशा में हो। तो ये हम डीसी लगा के डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, बार बार स्विच चेंज कर रहे थे, तो ये ऐसा हो रहा था। लेकिन अगर ये हम ना करें और रियोस्टैट भी ना लगाएं, यहाँ एसी लगा दें, तो ये अपने आप चुंबकायन विचुंबकायन चुंबकायन विचुंबकायन होता रहेगा, ये लूप बनते रहेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी एच लूप या हिस्टेरेसिस लूप की वजह से पदार्थ में लॉस होता है, जिसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू बी एच लूप। बी एच लूप जिसके बारे में अभी पढ़ रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसकी वजह से हिस्टेरेसिस लॉस होता है। हिस्टेरेसिस लॉस क्यों होता है? देखिए,
अभी पदार्थ को चुंबकित कर रहे थे तो ये ऐसे चुंबकित हो रहा था। इस जगह पे सभी एक दिशा में हो गए थे मैग्नेटिक डोमेन्स, जो अभी हम बात कर रहे थे पदार्थ में मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। ये ऐसे एक दिशा में हो गए, ये पदार्थ है, दिस इज द मटीरियल। ये जो इसका टेल है मान लीजिए नॉर्थ है और हेड जो है मान लीजिए साउथ है, सभी का ये सैचुरेशन हो गया। अब होता क्या है कि हम जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ा रहे थे तो एक दिशा में ये हो रहे थे, सभी का साउथ नॉर्थ ऐसे हो रहा था। मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते समय ऐसे हो रहा था। लेकिन जब हम घटा रहे हैं तो ये क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स घटाते समय ये एक दिशा में जो अभी हुए थे वो पुनः रैंडम होने लगते हैं, रैंडम। तो रैंडम होते हैं तो रैंडम होना आसान नहीं होता है। रैंडम होने में क्या होता है, ये एक दूसरे से इनमें होता है फ्रिक्शन, देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन देम, आपस में इनमें घर्षण होता है। इसकी वजह से रैंडम होना डिफ़िकल्ट होता है। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स घटा रहे हैं तो चुंबकत्व तो उतना तेज़ी से नहीं घट रहा है जितना बढ़ाते समय बढ़ रहा था, उतना तेज़ी से नहीं घटेगा जितना तेज़ी से बढ़ रहा था। तो स्लोली घटता है। इसलिए बी जो है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, लैग करता है, पश्चिगामी होता है। बी लैग्स एच से लैग करता है बी। इसलिए ये इतना हमको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाना पड़ता है। तो बी पूरी तरह समाप्त होता है, चुंबकत्व तो पूरी तरह समाप्त होता है। शिष्ट चुंबकत्व तो ये पूरा समाप्त करने के लिए इतना लगाते हैं, उसको निग्रह बल कहते हैं। उसके बाद इधर मैग्नेटाइज करते हैं तो मैग्नेटाइज इस तरह होता है। डीमैग्नेटाइज करते हैं तो जिस तरह से मैग्नेटाइज हुआ था वैसे ना हो करके ऐसे होता है। ऐसे क्यों होता है अभी बता रहे हैं कि एक दिशा में होना आसान है लेकिन उसका डी अलाइन होना या फिर से रैंडम होना मुश्किल होता है। तो जब ये एक दिशा में होते हैं फिर विपरीत दिशा में होते हैं, तो विपरीत दिशा में होते हैं तो वो अपोज करते हैं विपरीत दिशा में होने का। इसलिए दे आर रिलक्टेंट टू अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा में होना मुश्किल होता है, एक दिशा में होना आसान होता है, फिर विपरीत दिशा में करना में क्या होता है, आपस में फ्रिक्शन होता है, इनमें आपस में घर्षण, देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो इस तरह से बी जो है वो लैग करता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच से, तो ये एक लूप बनता है, इसको कहते हैं बी एच लूप। और इसकी वजह से जो लॉस होता है उसको कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। लॉस क्यों होता है? लॉस इसलिए होता है कि मैग्नेटिक डोमेन्स को जब एक दिशा में कर रहे थे तो एक दिशा में ऐसे हुए, उस समय भी इनमें कुछ घर्षण हुआ होगा आपस में, और इनको जब विपरीत दिशा में कर रहे हैं, ये दिशा में विपरीत दिशा में, एक दिशा में किया तो पहले इधर हुए, विपरीत दिशा में किया इधर डायरेक्शन में, तो ये सभी पहले डी अलाइन होंगे, फिर इनका सभी का डायरेक्शन चेंज होगा, दे आल चेंज देयर डायरेक्शन। सभी का हेड इधर आएगा, टेल पीछे जाएगा, ऐसे ऐसे, सभी का नॉर्थ इधर साउथ इधर, सभी का नॉर्थ साउथ। तो इनमें आपस में फ्रिक्शन होता है। ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज एनर्जी लॉस एंड दैट एनर्जी लॉस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस या मंदायन हानि क्या है? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को एक दिशा में चुंबकित करते हैं, विचुंबकित करते हैं, तथा विपरीत दिशा में चुंबकित करते हैं तथा विचुंबकित करते हैं, तो चुंबकीय परमाणु एक दिशा में होते हैं फिर विपरीत दिशा में होते हैं, उनमें आपस में घर्षण होता है। देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन मैग्नेटिक डोमेन्स। चुंबकीय अणुओं या परमाणुओं में फ्रिक्शन होता है एक दिशा में होने में फिर विपरीत दिशा में होता है होने में, इसलिए उस फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस होती है। देयर इज एनर्जी लॉस इन दैट फ्रिक्शन, दैट एनर्जी लॉस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। मंदायन हानि क्या है? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को एक दिशा में चुंबकित करते हैं तथा विचुंबकित करते हैं और विपरीत दिशा में चुंबकित तथा विचुंबकित करते हैं तो चुंबकीय परमाणुओं में घर्षण होता है, जिसकी वजह से ऊर्जा की हानि होती है, जिसे मंदायन हानि कहते हैं। When a magnetic material is subjected to magnetization in one direction, this, and demagnetization and magnetization in opposite direction and demagnetization, there is friction between
magnetic domains, and due to that friction there is energy loss, and that energy loss is called hysteresis loss, मंदायन हानि। अब मंदायन हानि ज़्यादा होगा या कम होगा ये BH लूप का जो एरिया है इस पर डिपेंड करता है, और प्रति सेकंड एरिया कितना ज़्यादा बन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ दिस लूप basically indicates hysteresis loss. If area is more, hysteresis loss is more. More area, more hysteresis loss. More loss. तो ये देखिए, ये मटेरियल एक है, जैसे सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसका देखिए BH लूप पतला है, एरिया इज लेस, यहाँ हिस्टेरेसिस लॉस जो है कम होगा। हिस्टेरेसिस लॉस जिसको हम अभी PH से डिनोट करेंगे, इट इज लेस। इसका देखिए BH लूप एरिया ज़्यादा है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सो हियर हिस्टेरेसिस लॉस इज मोर। तो जो हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा वाले मटेरियल होंगे उनका उपयोग हम लोग कोर के लिए नहीं करते हैं। कोर मटेरियल बनाते हैं ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर में। दिस इज़ नॉट अ गुड चॉइस बिकॉज देयर इज़ मोर हिस्टेरेसिस लॉस। यहाँ मैग्नेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, चुंबकीय परमाणुओं में ऊर्जा ज़्यादा लॉस होगी। ये जो है कोर के लिए बेहतर चॉइस है। दिस इज़ बेटर चॉइस फॉर कोर, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, विद्युत मशीनों का कोर के लिए बेहतर चॉइस है बिकॉज एरिया इज लेस, so hysteresis loss is less. Hysteresis loss is less means energy loss is less. तो hysteresis loss ये है। अब ये लूप जो है हमने इसको बनाया आर्टिफिशियली, इधर उधर करके, डायरेक्शन चेंज करके, लेकिन अगर हम यहाँ कुछ ना करें, नो रिहोस्टैट, नो चेंज इन दी स्विच, केवल AC दे दें, हिस्टेरेसिस लॉस का संबंध DC से नहीं है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है AC में। यहाँ पे AC अगर वोल्टेज दे दें V = Vm sin ओमेगा t ऑफ सर्टेन फ्रिक्वेंसी F, तो फ्रिक्वेंसी जो होगी उसके अकॉर्डिंग इसका वोल्टेज जो है, इसका मान ऐसे ऐसे चेंज होगा। ये है, ये फ्रिक्वेंसी मान लीजिए 50 हर्ट्ज़ है, तो ये 50 साइकिल पर सेकंड बनेगा, 50 साइकिल पर सेकंड। तो 50 बार ये करंट जाएगी इधर 1 सेकंड में, और 50 बार ये करंट जाएगी अपोजिट। तो 50 बार ये रिवर्सल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे ऐसे प्रति सेकंड। तो इस तरह से 50 लूप बनेंगे पर सेकंड, 50 लूप पर सेकंड। और फ्रिक्वेंसी सप्लाई की जितना अधिक होगी उतने लूप प्रति सेकंड ज़्यादा बनेंगे। तो हिस्टेरेसिस लॉस इज नॉट एसोसिएटेड विद DC से संबंध इसका नहीं है, क्योंकि हम बार बार डायरेक्शन चेंज करेंगे तो लॉस होगा, वो ऐसा हम करते नहीं हैं। वो तो समझने के लिए हम DC लगाए थे। हिस्टेरेसिस लॉस इज़ मेनली एसोसिएटेड विद AC। और कहाँ होता है? वहाँ जहाँ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटाइजेशन एक दिशा में, फिर विपरीत दिशा में, फिर एक दिशा में, फिर विपरीत दिशा में। ये कहाँ होता है हिस्टेरेसिस लॉस? मेनली कोर में। तो ये हिस्टेरेसिस लॉस जो है इसका फार्मूला होता है P फॉर लॉस, पावर लॉस है इसीलिए P से डिनोट कर रहे हैं, H हिस्टेरेसिस लॉस। देयर इज ए कांस्टेंट KH, इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस नियतांक। KH क्या है? इट इज ए कांस्टेंट। ये पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है, इनटू सप्लाई की फ्रिक्वेंसी। अभी बताया हमने, फ्रिक्वेंसी इज मोर, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बनेगी, सप्लाई की ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो ज़्यादा लूप प्रति सेकंड बनेंगे, हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा होगा। यानी PH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी इनटू BM की पावर 1.6। BM क्या है? इसमें मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। B फ्लक्स डेंसिटी होता है, या मतलब मैक्सिमम, उसका महत्तम मान, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व का महत्तम मान, इनटू वॉल्यूम, आयतन, कोर का आयतन, मटेरियल का आयतन जिसमें हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है। V फॉर वोल्ट नहीं है, V फॉर वॉल्यूम, आयतन। इसका मात्रक होता है
जूल प्रति सेकंड या वाट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ पावर लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस का ये फार्मूला है, काइंडली रिमेंबर दिस फार्मूला, दिस इज इम्पॉर्टेंट। PH हिस्टैरिसीस लॉस equal to KH, it is a constant, it depends on the design and material। F supply frequency, BM maximum value of flux density, उसकी 1.6 पावर 1.6 घात इनटू वॉल्यूम, कोर का आयतन, ये कोर। तो हिस्टैरिसीस लॉस कहाँ होता है? हिस्टैरिसीस लॉस होता है कोर में। किसकी कोर? सभी AC मशीनों की कोर, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, सभी में होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो कैसे कम करेंगे ये देखिए, इन सब चीज़ों, ये फैक्टर्स हैं जिनको मदद से कम कर सकते हैं। ये देखिए हिस्टैरिसीस लॉस कहाँ होता है? यहाँ होता है कोर में। क्यों? क्योंकि ये बार बार AC वोल्टेज देंगे यहाँ पे, तो ये करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। कॉइल में बार बार करंट अपनी दिशा चेंज करेगा, एक बार इधर जाएगा हाफ साइकिल तक इधर, तो उससे क्या होगा? ये मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, इसमें होंगे BH लूप बनेगा ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें प्रति सेकंड जो है सप्लाई की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग लॉस होगा, पावर लॉस, उसको कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। ट्रांसफार्मर की कोर में होता है हिस्टैरिसीस लॉस। यहाँ ये क्या है? ये मोटर है, ये इंडक्शन मोटर है। इसमें कहाँ कहाँ हिस्टैरिसीस लॉस होता है? इसमें वाइंडिंग में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हिस्टैरिसीस लॉस होता है चुंबकीय पदार्थों में। वाइंडिंग के बगल जो चुंबकीय पदार्थ है, फॉर एग्जांपल ये है कोर, स्टेटर का कोर है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ होगा कोर, स्टेटर कोर। ये क्या है? वाइंडिंग है, वाइंडिंग में नहीं होता है। वाइंडिंग तो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करता है या चुंबकत्व उत्पन्न करता है, तो ये कोर में होता है। यहाँ इसमें कहाँ होगा हिस्टैरिसीस लॉस? इसमें ये जो है ये भाग कोर जो लैमिनेटेड होता है मोटर का, ये भाग यहाँ होता है कोर, रोटर कोर में। ये देखिए इसमें कहाँ होगा हिस्टैरिसीस लॉस? यहाँ पे देखिए हिस्टैरिसीस लॉस, अगर ये मान लीजिए ये इंडक्शन मोटर था, ये ट्रांसफार्मर था, ये क्या है? ये DC मोटर है। तो DC मोटर में हिस्टैरिसीस लॉस यहाँ नहीं होता है फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे DC देते हैं। तो DC होगा तो यहाँ जो फील्ड पैदा होगा, फ्लक्स जो पैदा होगा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ जो होता है यहाँ इसमें करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है कहाँ पे? यहाँ वो उसकी डायरेक्शन चेंज होता है, तो यहाँ होता है हिस्टैरिसीस लॉस। इसमें DC मोटर में, DC मशीन में, DC जनरेटर में, DC मशीन में हिस्टैरिसीस लॉस यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है आर्मेचर वाइंडिंग के सराउंडिंग जो कोर मटेरियल है वहाँ पे। ये क्या है? ये अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है या सिंक्रोनस मोटर है। इसमें ये फील्ड है, यहाँ DC देते हैं, तो जहाँ DC देते हैं वहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है। तो कहाँ पे होता है? जहाँ करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, वहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, तो यहाँ पे इस वाइंडिंग में AC होगा। जहाँ वाइंडिंग में AC होगा उसके सराउंडिंग जो कोर होगा वहाँ हिस्टैरिसीस लॉस होगा, यहाँ होगा हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस सिंक्रोनस मशीन में कहाँ होता है? यहाँ पे, यहाँ ये कोर मटेरियल है। ये क्या है? पीला वाइंडिंग है, वाइंडिंग में नहीं होता है हिस्टैरिसीस लॉस, कोर में होता है। तो सभी AC मशीनों में, ऑल द AC मशीन्स, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। कहाँ होता है? वाइंडिंग के सराउंडिंग जो कोर होता है, वो वाइंडिंग जहाँ AC बहती है, AC फ्लो करती है, उसके सराउंडिंग जो कोर होता है वहाँ हिस्टैरिसीस लॉस होता है। वी ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली पावर लॉस एंड इट रिड्यूसेज इफिशियंसी ऑफ द मशीन की इफिशियंसी पे बुरा प्रभाव पड़ता है। हिस्टैरिसीस लॉस को हम इसीलिए कम करते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज हिस्टैरिसीस लॉस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।